नमस्कार दोस्तों। ओशो जिसे लोग भगवान मानते हैं, ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे, प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफे दे दें। युवावस्था में रजनीश को हमेशा सिरदर्द की शिकायत रही। एक बार जब उनका सिरदर्द बहुत बढ़ गया तो उनके फुफेरे भाई को उनके पिता को बुलवाना पड़ा। उनके पिता का मानना था कि अत्यधिक पढ़ाई के कारण रजनीश के सिर में दर्द होता है। रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को मां का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। 1972 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक उनकी तरफ आकृष्ट होना शुरू हो गए थे। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थीं। उन सबसे पहले एक डायनेमिक मेडिटेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो से उनकी मुलाकात कराई जाती थी। शुरू में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वो किसी हॉल या अपने घर पर ही लोगों को संबोधित करते थे। कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनको एलर्जी और दमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबोहवा मुंबई से बेहतर थे। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव को चुना। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण पर्यटन बढ़ने लगा। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई।
थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहां पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया जहां दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों और पूर्णकालिक मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी गई। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगीं। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गईं और किताब पढ़ने के बाद उनके सिर में एक बार फिर दर्द रहने लगा। पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हुए। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास की सीटें उनके और उनके निकट सहयोगियों के लिए बुक थीं। उनके साथ उनके 2,500 आश्रमवासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदीं, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा। जेल से निजात मिलने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास में उनकी समाधि बनाई गई जिसके टॉम्ब स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे।